Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 अक्टूबर 2023 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिंट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर दोस्तों आप सभी को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यानी कि पूरा लेक्चर आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। लास्ट में जो आपको टेस्ट दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। उससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ यार मैं ये चीज़ें सॉल्व कर पा रहा हूँ, और साथ ही साथ में एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस भी हो पाएगी। भाई मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, इससे क्या होगा, एग्जामिनेशन बैठूंगा तो इसकी हैबिट मुझे पहले से ही है, तो वहाँ पर जाके कुछ नया फील नहीं होगा। ठीक है, अब इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस रेलिवेंट से सेशन को। आर्टिकल नंबर 1 जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है दोस्तों, 2023 का जो ये नोबेल प्राइजेज हैं इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। सारे प्राइजेस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लास्ट प्राइज मैंने द हिंदू के वीडियो में डिस्कस किया था, ये इकोनॉमिक्स वाला सेक्टर का, और आज हम इस वीडियो में भी कवर करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक साइंस के अंदर में वो किसको दिया गया है। यहाँ पर आपको ये विमेन दिख रही होंगी, ये एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। तो इनको यहाँ पे 2023 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों दिया गया वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों नोबेल प्राइज़ पता है ना, एल्फ्रेड जो नोबेल थे इन्हीं के नाम के ऊपर यहाँ पर ये जो नोबेल प्राइज़ है इसको स्टार्ट किया गया। तो यूएस लेबर इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। तो हाल ही में 2023 का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इनको दिया गया, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर में इन्होंने काफ़ी लंबी स्टडी करी है। पिछले 200 साल की स्टडी की है कि जो महिलाएं हैं, जो वेमेन हैं और साथ ही साथ में मेन हैं, इन दोनों के बीच में जो जेंडर गैप है वो किस लेवल पर है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई वर्क प्लेस है, ठीक है, एक ऑफिस है जहां पर यहाँ पर वेमेन काम कर रही है और मेन दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय बाद यानी पिछले 100-200 सालों में हमको ट्रेंड क्या देखने को मिला, यानी महिला को पेमेंट किस तरीके से मिल रही है, पुरुष को पेमेंट किस तरीके से मिल रही है। तो इसमें इन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये जो जेंडर गैप है ना ये थोड़ा सा बड़ा है बीच में। पहले बहुत ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ, फिर बढ़ना शुरू हो गया। यानी यू शेप में यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंड देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे होता क्या है, वर्क प्लेस पर मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर काम है, उस काम को यहाँ पे करने के लिए वेमेन को भी रखा गया है और मेन को भी रखा गया है, दोनों से सेम काम करवाया जा रहा है। लेकिन आप ज़्यादातर जगह पर यह देखोगे कि जब आप सैलरी का डिफरेंस देखोगे तो वेमेन की सैलरी काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द मेन। तो ये जेंडर गैप हर एक सेक्टर में हमको देखने को मिल रहा है। इसी का यहाँ पर रिसर्च क्या है, इन्होंने पिछले 200 सालों का डेटा निकाला है। इसी वजह से इनको यहाँ पर ये 2023 का इकोनॉमिक साइंस का जो ये नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस में होता है इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम है क्या, सेवरेजेस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। अब जो यहाँ पर ये गोल्डन है जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया क्लॉडिया गोल्डन, ये कह सकते हो इकोनॉमिक सेक्टर में तीसरी महिला है जिनको ये इकोनॉमिक साइंस वाला प्राइज मिला है। ठीक है, सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, उसके बाद 1969 के बाद दोस्तों ये तीसरी वेमेन है जिनको ये प्राइज मिला इकोनॉमिक साइंस में। इस वजह से इनका नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे वनडे एग्जामिनेशंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जाने वाला है। तो इनकी रिसर्च क्या है, वो रिसर्च ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया जेंडर गैप किस लेवल पर चल रहा है, जो फीमेल का पार्टिसिपेशन में नौकरियों में वो पार्टिसिपेशन किस लेवल से हो रहा है। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पर ये ट्रेंड देखा तो वो ट्रेंड यहाँ पे यू शेप में नजर आया। यानी पहले के ज़माने में, बहुत पहले जेंडर गैप बहुत ज़्यादा था, महिलाओं को बहुत पीछे रखा जा रहा था मैन के कंपैरिजन में। फिर ये थोड़ा थोड़ा करके ट्रेंड कम हुआ ना, अभी ये फिर से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो यू शेप के कर्व में यहाँ पर ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं।
जो वेमेन का पार्टिसिपेशन है अलग अलग कामों में, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आप कह सकते हो कम हुआ है ना। पहले ज़्यादा देखने को मिला, फिर कम हुआ, फिर ऐसे यहाँ पर जो ट्रेंड है वो लगातार बदलता हुआ चला गया। उसी का डेटा यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट किया। इनका कहना यहाँ पर यह भी है कि अगर आप एजुकेशन को देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि तो महिलाएं हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है। अगर आप उनकी डिग्री देखो वो ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू द मैन। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है वर्क की तो यहाँ पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है ना। यानी कि वेमेन को जिस तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो नहीं मिल पा रहा है, जबकि मेन को यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जा रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। साथ ही साथ में इन्होंने महिलाओं का कुछ और रोल जो है उसको भी हाईलाइट किया, जैसे शादी, पेरेंटहुड, ठीक है, उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेमेन एजुकेशन, करियर, सैलरी, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर उन्होंने बहुत डिटेल से हाईलाइट करके सर का सारा जो डेटा है वो प्रस्तुत किया है। तो आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर ये जो क्लॉडिया गोल्डन है इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है, तो क्योंकि जेंडर गैप के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स वो पब्लिश की हैं इस वजह से, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल में एक पहाड़ की बात की जा रही है जिसका नाम है माउंट कुन। ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है पहले ये खबर सुन लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। हमारे एक सोल्जर, ठीक है, वैसे सोल्जर का एक ग्रुप गया था जिसमें से कुछ यहाँ पर सोल्जर या फिर बोला जा रहा है 3 सोल्जर्स हमारे मिस हो चुके हैं। एक सोल्जर की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है इस पहाड़ पर। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ पर एकदम से एवलांच आ गया। एकदम से यहाँ पर जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, एकदम से यहाँ पे भूस्खलन होता है, धरती खिसक जाती है। धरती क्या, वो लैंडस्लाइड होता है, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है वो खिसक जाता है। वैसे यहाँ पर हमको बर्फ़ में जब बर्फ़ खिसकती है उसको हम एवलांच बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिला जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ लद्दाख में, क्योंकि जो दोस्तों ये माउंट कुन है, इसी माउंट कुन पर यह हादसा देखने को मिला। और ये माउंट कहाँ पर है? ये लद्दाख के अंदर में है, ध्यान रखना। तो माउंट कुन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी हाइट है लगभग 7077 मीटर। ये दूसरा सबसे ऊंचा पीक है हमारे नुन कुन मासिफ का, ठीक है। नुन कुन की जो ये पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे नुन की 2 चोटियाँ हैं, 2 बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं। एक चोटी यहाँ पर नुन जो है वो यहाँ पर 7135 मीटर की ऊंचाई पर है, दूसरा कुन है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चोटियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, बीच में इनका काफ़ी बड़ा सेपरेशन है, ठीक है। और पूरे ज़ंस्कर रेंज में, क्योंकि ज़ंस्कर रेंज दोस्तों अगर आप मैप में देखोगे तो ये यहाँ पर होता है, ये पूरा लद्दाख वाला रेंज, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये लद्दाख है। यहाँ पर ये हमारा ज़ंस्कर रेंज देखने को मिलता है। इसी ज़ंस्कर रेंज में यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियों का बीच का सेपरेशन, यानी दोनों पहाड़ियाँ अलग अलग है, 2 चोटियाँ अलग अलग हैं। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। और दोनों चोटियाँ पूरे ज़ंस्कर रेंज में बहुत ऊँची चोटियाँ हैं, बहुत ऊँचे लेवल पर हैं। इंडियन साइड में LOC पर, क्योंकि आपको पता होगा यहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, यह है LOC। LOC के उधर क्या है? यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इसके अंदर वाला हिस्सा यहाँ पर ये आप देख पाओगे, ये ज़ंस्कर रेंज हो गया, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया। यहाँ पर वो पहाड़ियाँ हैं और इसी रीजन में यानी कि हमारे वाले हिस्से में, वैसे ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LOC के इधर वाले हिस्से में यहाँ पर ये जो चोटियाँ हैं दोनों की दोनों वो हमको देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई? ज़ंस्कर रेंज कहाँ पर है, ज़ंस्कर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, वो भी आपने समझ लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पहाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं माउंट कुन की, तो माउंट कुन पर पहली व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर इस पहाड़ की चढ़ाई करी थी वो इटालियन थे, इटालियन माउंटेनियर थे जिनका नाम था मारियो पियासेंजा। तो 1913 में इन्होंने यहाँ पर इस पहाड़ की चढ़ाई की थी, ये पहले पर्सन थे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन आर्मी है उनको यहाँ पे इस माउंट पर दोबारा चढ़ने में, बहुत सारा काम करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। और खड़ी चढ़ाई होने के बाद में दोस्तों क्या होता है आपको पता होगा कि जो यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ होती हैं, आइस एक्सेस होती हैं, बर्फ़ में गाड़ गाड़ के उसको अंदर गाड़ गाड़ के रोक रोक कर चलाया जाता है, चढ़ा जाता है ऊपर फंसा फंसा कर, है ना। उसके अलावा जूमर क्लाइंबिंग हो गई और भी कई सारे प्रोसीजर्स हो गए, रस्सी बांध बांध के यहाँ पर चढ़ा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है इसके ऊपर यहाँ पर चढ़ पाना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर गया था एक ग्रुप जिसमें से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर एवलांच आया, एकदम से यहाँ पर जो बर्फ़ है वो खिसक गई नीचे, जिसकी वजह से हादसा होता है। तो माउंट कुन कहाँ पर है ये आपने समझ लिया। अब दोस्तों ये ज़ंस्कर रेंज में है, तो ज़ंस्कर रेंज कहाँ पर है? लद्दाख वाले रीजन में। अभी मैंने आपको वो पर्टिकुलर मैप दिखाया, ठीक है। ज़ंस्कर रेंज के बारे में आपने दिया था। ये जो पूरी रेंज है ना, यहाँ पर भी लगातार बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ लगभग 400 किलोमीटर के अंदर फैली हुई हैं, यानी 250 माइल्स में फैली हुई हैं। जो हमारा हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न एंड है वहाँ से लेकर कह सकते हो लद्दाख का जो ईस्टर्न एंड है वहाँ तक आपको ये देखने को मिल जाती हैं। अभी हम लोगों ने मैप में देखा ना, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो पहाड़ियाँ हैं ज़ंस्कर रेंज की, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हो गया? चलो अब आगे आते हैं। ज़ंस्कर रेंज की दोस्तों पहाड़ियाँ देखते हो तो एवरेज जो हाइट है, एवरेज जो चोटी है वो 6000 मीटर की है, एवरेज चोटी।
और जो सबसे ऊंची ऊंची पीक आपको देखने को मिलेंगी, तो एक हाईएस्ट पीक यानी एक और बहुत ऊंची चोटी है इन जंस्कर पहाड़ियों में, और वो चोटी, उस चोटी का नाम है कामित। कितनी ऊंचाई पर है? 7,756 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो जंस्कर रेंज के बारे में बेसिक डेटा था। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें की समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर बतानी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा यार एक शायद बीच में स्लाइड गायब हो रहा है। खैर एनीवे, कुछ यहाँ पे नदियाँ भी निकलती हैं, ध्यान रखना है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं, जंस्कर रेंज वाली पहाड़ियों से। ठीक है, और वो नदियाँ फिर आगे बहकर इंडस रिवर में मिल जाती हैं। और इनमें से कौन कौन सी नदियाँ हैं? जैसे शिंगो रिवर हो गया, जंस्कर रिवर हो गई, हानले रिवर, सुरु रिवर, खुरना रिवर, ये सारी नदियाँ यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों से निकलती हैं और जाकर इंडस में मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा हमने इस माउंट कुन के बारे में डिस्कशन कर लिया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना यार, वीडियो में जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। आप लोगों से डेली बेसिस पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि यार 2000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट कर सकते हो, इस टारगेट को अचीव करवा सकते हो। नाउ अगले आर्टिकल में IBCA के बारे में बात की जा रही है, दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, आपने इसका कई बार सुना भी होगा। पिछले साल इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, लेकिन इसी साल यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। हुआ क्या, जो तांजानिया के प्रेसिडेंट है, तांजानिया एक अलग सा कंट्री है, उसके जो प्रेसिडेंट है उनने हाल ही में यहाँ पर एक अप्रूवल ले लिया है, और अप्रूवल दे दिया किस चीज़ को लेकर कि ये कहीं ना कहीं भारत के इस प्रोग्राम को, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये जो पूरा ग्रुप है ना बिग कैट को लेकर, ये भारत ने स्टार्ट किया, इस ग्रुप को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये तैयार हैं। तांजानिया को इस ग्रुप का यह हिस्सा बनाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो तांजानिया भी न्यूज़ में है, ये भी आपको मैंने बोला था, अच्छे से मैप में देखना, द हिंदू के वीडियो में याद आ रहा होगा। साथ ही साथ में तांजानिया दोस्तों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी हिस्सा बनेगा, तो इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी निकल कर आ रही है। इसी वजह से एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ये जो न्यूज़ है ये काम में नहीं आएगी, एग्जाम में जो काम में आएगा वो आपको ये अलायंस काम में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बिग कैट अलायंस है इसको लॉन्च किया गया था भारत के थ्रू 9 अप्रैल 2023 में, यानी इसी साल लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, ये ग्रुप क्यों बनाया गया? इसके पीछे का रीज़न था, जो हमारे दुनिया में 7 बड़ी बड़ी कैट्स की प्रजाति पाई जाती हैं, बड़ी कैट्स, बिग कैट्स। बिग कैट्स में क्या कहता है, बिग कैट्स में टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, खैर यहाँ पर वो कैट की स्पीशीज़ होती हैं। तो इसमें 7 बड़ी स्पीशीज़ कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ठीक है, तो इन सातों की सातों बड़ी कैट की स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस IBCA को लॉन्च किया गया था। और आज कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर IBCA का हिस्सा हैं, लगभग 97 कंट्रीज़। ये 97 कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर ये बिग कैट्स पाई जाती हैं, यानी कि ये सातों कैट्स में से कुछ ना कुछ कैट एक दूसरे कंट्रीज़ में यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और बाकी कुछ और कंट्रीज़ भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि यहाँ पर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का एक हिस्सा है, आपने ध्यान में रखना है। केवल देश नहीं है, देश के साथ साथ दूसरे इंटरेस्टेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे इसकी मेंबर हैं, इसका हिस्सा हैं। ये दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब इन सब का मेन काम क्या है? ये जो दोस्तों पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है IBCA, इसका मेन पर्पज़ यही है कि सभी कंट्रीज साथ में आएँ और इन सातों की सातों बिग कैट की प्रजातियां जो कि खत्म हो रही हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, जो कंजर्वेशन को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं उसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। क्लियर? अब बात आती है यहाँ पर फंडिंग की, कि इस बॉडी को कैसे पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों बोला यह गया, जब इसको लॉन्च किया जा रहा था तो अभी 2023 में 9 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च करते हुए ये बोला कि स्टार्टिंग के जो यहाँ पर 5 साल हैं, यानी इन 5 सालों बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इस बॉडी को सपोर्ट मिलेगा, भारत का एक टोटल ग्रांट दिया जाएगा, एक टोटल ग्रांट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है $100 मिलियन का। उसके साथ साथ यहाँ पर जो IBCA है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसमें जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, है ना, उनकी मेंबरशिप फीस होगी, कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह भी आएगा, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये सारी फंडिंग इकट्ठी होगी और वो पैसा खर्च किया जाएगा इन सातों बिग कैटेगरी स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, बचाने के लिए। अब बात आती है यहाँ पर एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर की, यानी ये बॉडी के अंदर में किस तरीके से काम होगा, सारे नियम कानून क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक जनरल असेंबली होगी, इसमें उस जनरल असेंबली के अंदर में सभी देश होंगे जो कि इस IBCA का हिस्सा हैं, ताकि वो सब आपस में डिस्कशन कर सकें। और एक काउंसिल बनाया जाएगा इस IBCA का, और वो जो काउंसिल होगा दोस्तों, उस काउंसिल में यहाँ पे बोला जा रहा है कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अलग अलग देश होंगे। उन देशों को इलेक्ट करेगी जनरल असेंबली, और वो देश कम से कम 5 साल के लिए यहाँ पर होंगे, यानी 5 साल की उनकी मेंबरशिप होगी, एक सेक्रेटेरिएट होगा। तो ये सब मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमें इन सातों बिग कैटेगरी की स्पीशीज़ को बचाना है। ठीक है, तो ये एक काउंसिल तैयार किया जाएगा, ये सारे के सारे डिसीजंस लेने का काम करेंगे। और जब काउंसिल रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पर जो जनरल असेंबली है
ये जनरल असेंबली यहाँ पर आईबीसीए के सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट भी करेगी। थोड़े समय के लिए यहाँ पर आईबीसीए का एक सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट किया जाएगा। तो ये आईबीसीए को लेकर सारा का सारा जो डेटा है दोस्तों मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। भारत ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया 9 अप्रैल 2023 को, जिसके बेसिस पर दुनिया भर की कंट्रीज़ को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, जिसके बेसिस पर आज का हमारा थंबनेल भी लगा है। एक्सरसाइज चक्रवात 2023 के बारे में बात की जा रही है। तो ये चक्रवात अभ्यास क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। 2023 का एक एनुअल ज्वाइंट HADR एक्सरसाइज। HADR का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। ये एक ऐसा अभ्यास है दोस्तों, नाम से पता चल रहा होगा, मानवता को यहाँ पे बचाने के लिए, या कोई भी डिजास्टर आ चुका है, कोई बाढ़ आ चुकी है कहीं पर, या भूकंप आ चुका है तो उसकी वजह से तबाही मच चुकी है, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाना, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करवाना, लोगों की जान बचाना। तो ऐसा जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज चलाया जाता है ना, मतलब ऐसे ऑपरेशन जो चलाया जाता है उसके लिए अभ्यास किया जाता है। पहले से एक एक्सरसाइज होती है, तो वो जो एक्सरसाइज है उसका नाम है HADR, ठीक है, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो यह हर साल होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज का नाम क्या एग्जैक्टली, तो नाम दिया गया एक्सरसाइज चक्रवात। तो अभी दोस्तों यहाँ पे 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में भारत की नेवी ने यहाँ पर इस एक्सरसाइज चक्रवात को होस्ट किया, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में। तो सबसे पहला एडिशन दोस्तों इस अभ्यास का 2015 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये चक्रवात है ये धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पर ये अपने अभ्यास को कंडक्ट करने लगा, क्योंकि चक्रवात जो अभ्यास दोस्तों अब किया जाता है ना, इसमें हमारे तीनों सर्विसेज की, जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, उनका पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, हमारी नेवी, आर्मी, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर एयरफोर्स हो गई। देन उसके बाद कुछ और डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, NGOs हो गए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं इस अभ्यास के अंदर में। फिर ये पूरा अभ्यास किया जाता है ताकि यहाँ पर आगे कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो उस समय पर यहाँ पर सब साथ में इकट्ठे होकर, सब साथ में मिलकर क्या कर सकें, लोगों की जान बचा सकें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जिसको हम HADR बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नाम क्या है, ये तो एक प्रकार की एक्सरसाइज है, ये तो एक प्रकार है कि भाई हाँ डिजास्टर से बचने के लिए यहाँ पर अभ्यास है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, चक्रवात एक्सरसाइज, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। तो ये 2023 का जो एडिशन होने वाला है, इस एडिशन के माध्यम से हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके बीच में एक मेल मिलाप बनेगा, सब साथ में मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2023 का जो ये एक्सरसाइज है इसको कौन होस्ट कर रहा है, इंडियन नेवी होस्ट कर रही है। ध्यान रखना है इंडियन नेवी कहाँ पे होस्ट कर रही है, गोवा में। ये जो एक्सरसाइज है इसमें पार्टिसिपेशन किस किस का होगा, अलग अलग बॉडीज़ का। जैसे कभी कोई बहुत बड़े डिजास्टर आता है ना, तो उसमें उस डिजास्टर से लोगों को बचाने के लिए हमारे पास में अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कुछ और दूसरे संगठन हो गए। तो ये सबका यहाँ पे पार्टिसिपेशन इस अभ्यास में हुआ करेगा या हो रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी चर्चा में था एक्सरसाइज चक्रवात। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है रेटिकुलेटेड पाइथन के बारे में। ये पाइथन बेसिकली सांप, एक अजगर की तरह आपको दिख रहा होगा, बड़े साइज का यहाँ पर ये सांप होता है, ठीक है। तो अभी चर्चा में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली IIT मद्रास के अंदर यहाँ पर ये जो रेटिकुलेटेड पाइथन है वो देखने को मिला, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो कुछ बेसिक डेटा, यानी ये तो अब एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपसे बन सकते हैं। दोस्तों जब हम पाइथन की बात करते हैं तो ये पाइथनॉइडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो सांप है ना, इनके ऊपर जो कलर पैटर्न्स है, बहुत ही सारे अलग अलग प्रकार के कलर्स देखने को मिलते हैं। जो कैमोफ्लाज होता है ना, उसी प्रकार का यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे, ब्राउन, येलो, ब्लैक, कई सारे कलर्स का मिक्सचर, इसको हम कैमोफ्लाज कलर बोलते हैं। वैसा कलर का पैटर्न इसके ऊपर नजर आता है। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही भारी होती है, हैवी बॉडी होती है, बहुत लंबे साइज़ के यहाँ पर ये सांप होते हैं, और इनका सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन पाइथन्स का, रेटिकुलेटेड पाइथन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ज़्यादातर जो पाइथन की स्पीशीज होती है, जो ज़्यादातर पाइथन की स्पीशीज होती है, उनके पास में हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं। इसके पास में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हीट सेंसिंग पिट क्या होता है, देखो पाइथन का ये मुंह है, ये इसकी यहाँ पर आँख हो गई, ये इसकी नॉस्ट्रिल हो गई, नॉस्ट्रिल के जस्ट पीछे आपको ये हीट सेंसिंग पिट देखने को मिलता है। सवाल यह है कि हीट सेंसिंग पिट का करेंगे क्या, इसका मेन काम क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को समझना, ये जो पिट होते हैं ना, ये ऐसे कुछ पाइथन्स में पाए जाते हैं, और इस पिट का यहाँ पर ये पाइथन यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ना, जो कुछ गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट से कुछ तरंगे निकलती हैं इंफ्रारेड वेव्स, उनको डिटेक्ट करने का यहाँ पर एक काम करती हैं इनकी हीट सेंसिंग पिट्स, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, बेसिक चीज़ें आगे आते हैं।
फिर इसके कलर पैटर्न के ऊपर बात की गई है। तो कलर पैटर्न इसका कैमोफ्लॉज की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर ये देख पाओगे बहुत सारा जो रंग बिरंगी कलर है, येलो, ब्लैक, डार्क ग्रीन, इस प्रकार का जो पैटर्न है आपको ये नजर आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये जो रेटिकुलेटेड पाइथन होता है ना दोस्तों, ये प्रजाति कई सारे देशों में पाई जाती है, केवल इंडिया में पाई नहीं जाती। ध्यान रखना, केवल इंडिया में नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में यानी कि इंडिया भी हो गया, कई सारी और कंट्रीज हो गई, उसके अलावा निकोबार आइलैंड, म्यांमार, उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया, इन सभी जगह पर ये पाई जाती है, ध्यान रखना। उसके अलावा इसके हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे तो इसको यहाँ पे लोलैंड फॉरेस्ट में रहना पसंद है, जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे रहना पसंद है। बाकी ये ध्यान रखना, कंजर्वेशन स्टेटस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन स्टेटस अगर आपसे पूछा जाएगा रेटिकुलेटेड पाइथन का, तो वह है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का मतलब है अच्छी खासी मात्रा में, यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन आज के समय पर इन रेटिकुलेटेड पाइथन की अवेलेबल है। क्लियर हो गया? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है हेमोक्रोमैटोसिस। तो ये क्या है हेमोक्रोमैटोसिस? ये बेसिकली यहाँ पर एक डिजीज़ है, एक प्रॉब्लम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हेरिडिटेरी हेमोक्रोमैटोसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हाल ही में जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर रिवील किया, इसके बारे में बताया कि जो ये हेमोक्रोमैटोसिस है, या फिर इसको जो ब्रॉन्ज डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको? ब्रॉन्ज डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स निकल कर आई हैं जिस वजह से चर्चा में है। तो क्या होता है दोस्तों, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर एक इनहेरिटेड कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इंसान के अंदर में जब उसके बॉडी में आयरन का लेवल बढ़ जाता है, हमसे बोला जाता है भाई हरी सब्जी खाओ, आयरन मिलेगा बॉडी के अंदर में। और जब आयरन मिलता है ना, तो देखो कोई भी चीज़ ना अगर एक लिमिट में है तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन लिमिट अगर वो जैसे ही पार हो जाएगी वैसे ही वो बॉडी के लिए जहर बनता हुआ चला जाएगा। ये हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, ऐसे यहाँ पर आयरन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो आयरन लेवल जब बॉडी के अंदर में बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे 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 करके यहाँ पर बॉडी में आयरन लेवल इंक्रीज हो गया, तब जाके ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हेमोक्रोमैटोसिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि हेमोक्रोमैटोसिस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर में जब आयरन लेवल इंक्रीज हो जाता है तब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। ये एक हेल्दी बॉडी है, ये एक लीवर जो है ना, ये गॉल ब्लैडर जो है, ये पूरा लीवर जो है ये एक हेल्दी लीवर है, लेकिन ये वाला लीवर देख पा रहे होंगे ये आयरन ओवरलोडेड है। ये जो येलो कलर के आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आयरन थोड़ा ज़्यादा हो गया है बॉडी के अंदर में, जो कि एक इंसान के लिए घातक है। क्यों घातक है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी समझो कि जो ये हेमोक्रोमैटोसिस होता है ये दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके से यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक होता है, जैसे हमारा HFE नाम का एक जीन होता है, उसके अंदर म्यूटेशन, उसके अंदर बदलाव की वजह से ये होता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज़िंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा आयरन हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइन्स जो है होती हैं, हमारी जो आंतें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो है सेकेंडरी हेमोक्रोमैटोसिस। तो ये सेकेंडरी वाली क्या है दोस्तों, ये जो होता है ना, ये बाहरी फैक्टर से होता है। यानी भाई आप कोई दवाई खा रहे थे, आपकी बॉडी में आयरन की कमी थी, आपको कोई सप्लीमेंटेशन दिया गया था, आप लगातार आयरन की सप्लीमेंट ले रहे थे और आपने वो एक्सेस कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो ज़्यादा करने से क्या हो गया, आयरन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गया। तो ये वाला सेकेंडरी वाला केस होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब किसी की बॉडी के अंदर में आयरन का लेवल इंक्रीज होता है तो पता है क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, वेट बहुत कम हो जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर होने लगता है, जो जोड़ होते हैं, हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनमें बहुत दर्द होने लगता है। इस प्रकार के कई सारे और भी जो सिम्टम्स से लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि इस हेमोक्रोमैटोसिस का ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपाय क्या है? इसका सरल सा यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो है फ्लेबोटोमी। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा नाम है, ध्यान रखना, फ्लेबोटोमी। फ्लेबोटोमी यहाँ पर एक सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है इस हेमोक्रोमैटोसिस का। क्या होता है, जो आयरन हमारे बॉडी के अंदर में इंक्रीज हो गया है, आयरन की टॉक्सिसिटी हो गई है, उसको हम कैसे बॉडी से निकाल सकते हैं? हमारे जो आरबीसीज होते हैं, क्योंकि आयरन जो है हमारे ब्लड में है, ठीक है, और ब्लड में आयरन के जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, तो ब्लड में जो हमारा आरबीसीज होता है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें से हम क्या करते हैं, आयरन टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे? हमारे रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करके, ठीक है, हमारे आरबीसीज को रिमूव करके। तो ये जो फ्लेबोटोमी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं परफॉर्म की जाती है, सप्ताह में 1 या 2 बार यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, जिससे यहाँ पर बॉडी के अंदर में जो आयरन लेवल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ब्लड में प्रेजेंट है, आरबीसीज में प्रेजेंट है, अब आरबीसीज को यहाँ पर निकाल लिया जाएगा, रिमूव कर लिया जाएगा, तो उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह था पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में सारा डिस्कशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर हो चुकी हैं तो फटाफट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखते हैं आपने कितने अच्छे से चीज़ों को समझा है, वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद पता चलेगा। लाइन से मैं एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। आप रीमैच करना, चेक करना कितने क्वेश्चन सही किए आपने और कितने गलत किए हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड क्लॉडिया गोल्डन रिसर्च हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज, यानी जो क्लॉडिया गोल्डन की जो रिसर्च है वो क्या है, जिनको रिसेंटली 2023 का इकोनॉमिक नोबेल प्राइज दिया गया है, उन्होंने किस चीज़ के बारे में रिवील किया है? वेमेन लेबर मार्केट, जो वेमेन का लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है उसका जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है उन्होंने रिवील किया। उसमें हमको क्या दिखाई पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये जो वेमेन का लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन है ये पिछले कुछ 100 सालों में केवल बढ़ता हुआ नजर आया है? वेमेन का जो रोल है काम के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर में, क्या इंक्रीज होता हुआ नजर आया है? या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये डिक्रीज होता हुआ नजर आया है? क्या ये यू शेप कर्व में देखने को मिला है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हुआ है? ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज यहां पर दोनों हुआ है। या फिर यहां पर स्टैग्नेंट है, मतलब सालों से 100-200 सालों से यहां पर ऐसे ही है जैसे चलता हुआ है। तो बताओ यहां पर तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही होना चाहिए? बहुत सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया भी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, माउंट कुन। माउंट कुन हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, यह कौन से माउंटेन रेंजेस में स्थित है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए कराकोरम रेंज, बी जंस्कर रेंज, सी पीर पंजाल रेंज, या फिर डी क्रेटर हिमालयन। क्या होना चाहिए सही उत्तर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये IBC है ये हमारे यूनाइटेड नेशन का ही एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद क्या है कि जो 7 बिग कैट की स्पीशीज़ हैं उनकी सुरक्षा करना। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी जो मेंबरशिप है केवल उन्हीं देशों के लिए है जिन देश के अंदर में एक नेचुरल हैबिटेट पाया जाता है, नेचुरल एरिया पाया जाता है बिग कैट्स का। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज चक्रवात हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है? ऑप्शन नंबर बी, क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? या सी मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है? या डी, या फिर एक जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रेटिक्यूलेटेड पाइथन को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, रेटिक्यूलेटेड पाइथन केवल और केवल भारत के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स के अलावा कहीं पर भी नहीं पाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट, जो रेटिक्यूलेटेड पाइथन होता है इसका जो कलर है ना वो थोड़ा रंग बिरंगी सा कलर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगर ये झाड़ियों में छुप जाए तो पता भी ना चले, एनवायरमेंट में यहाँ पर इसको सही से पता भी नहीं लगा पाए। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है हेमोक्रोमेटोसिस के बारे में। तो हेमोक्रोमेटोसिस को लेकर दोस्तों दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है अगेन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक ऐसी कंडीशन है जब बॉडी के अंदर में आयरन लेवल तेजी से, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ जाता है साल ब साल। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो हेमोक्रोमेटोसिस दोस्तों इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है एक टेक्निक के माध्यम से जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेबोटोमी। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था हेमोक्रोमेटोसिस को लेकर, बताओ दो स्टेटमेंट है दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, क्योंकि भाई ये तो वही प्रॉब्लम है जो बॉडी में आयरन लेवल इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, हम इसको ठीक कर सकते हैं फ्लेबोटोमी के माध्यम से, तो बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया रेटिकुलेटेड पाइथन को लेकर, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल सेकंड वाला सही है यार, पहला वाला गलत है। सेकंड वाला क्यों सही है? क्योंकि हाँ बिल्कुल इसके रंग बिरंगी सा कलर देखने को मिलता है, हरा, काला, पीला, जो झाड़ियों में छुप सकता है, पता भी ना चले। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो रेटिकुलेटेड पाइथन है केवल और केवल भारत के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, म्यांमार, इंडोनेशिया, कई सारी और भी कंट्रीज है जहां पर ये रेटिकुलेटेड पाइथन पाया जाता है। दैट इज वाई हमारा ऑप्शन नंबर B 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया एक्सरसाइज चक्रवात को लेकर, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, क्या है ये? तो ये एक प्रकार की HADR एक्सरसाइज है, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए, बताओ दोनों में से कौन सा सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों गलत हैं। बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है। नहीं भाई, भारत ने इसको लॉन्च किया था, कोई ये UN का इनिशिएटिव नहीं है। इंडिया ने 9 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था, आपको बार बार मैंने पढ़ाया। दूसरा स्टेटमेंट, इसके जो मेंबर है क्या केवल देश ही हो सकता है कोई जहां पर नेचुरल हैबिटेट होगा बिग कैट्स का? ऐसा नहीं है, कई सारी और भी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं जहां पे नेचुरल हैबिटेट नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा है, मैंने आपको पढ़ाया था, संगठन भी इसका हिस्सा है। दैट इज वाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पे बात की जा रही है केवल कंट्रीज की, ऐसा नहीं है भाई, ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा है। फिर नेक्स्ट में पूछा गया माउंट कुनू हाल ही में न्यूज़ में कहाँ पर, कौन सी पहाड़ी की रेंज में है? तो ज़ंस्कर रेंज में आपको ये देखने को मिल जाता है।
फिर पूछा गया जो क्लॉडिया गोल्डन है, इनका जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ का लेकर जो रिसर्च है वो यहाँ पर जो विमेन लेबर मार्केट फोर्स पार्टिसिपेशन इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड पर देखा दिया है। तो वो हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या था? तो दोस्तों वो यू शेप कर्व में ट्रेंड था, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो बढ़ा भी है कम भी हुआ, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों बेसिस पर हमको वो देखने को मिला है। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए और कितने गलत किए हैं ज़रा बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं क्या स्कोर आया है आपका। फिलहाल के लिए लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।